दो खबर है, एक युवराज सिंह के बारे में कहें, लिब्रांडो के भाषा में कहें तो बायोलॉजिकल फादर ऑफ युवराज सिंह है, और दूसरी खबर जो है वो हैदराबाद निकाय चुनाव से है। इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कल के एक वीडियो में मुझसे किसी ने पूछा था कि क्या सबूत है कि दिलजीत सिंह खालिस्तान समर्थक है। यह रहा कांग्रेस एमपी का ट्वीट, और इस कांग्रेस एमपी ने खालिस्तान समर्थन के लिए ही मांगा था, गिरफ्तारी करने की मांग करी थी कैप्टन अमरिंदर सिंह से। देखो, मैं कुंडली नहीं बनाता, पंडित आदमी जरूर हूं, मगर मैं कुंडली वगैरह बनाता नहीं। मगर कभी भी किसी भी एंटी नेशनलिस्ट जिसको मैं बोलता हूं उसकी कुंडली मैं अवश्य निकाल सकता हूं भक्तों। दरअसल क्या है ना योगराज सिंह, 1000 साल वाला स्टेटमेंट जो तुमने दिया ना कि 1000 साल से अत्याचार के शिकार हुए हैं सिख, मतलब हिंदुओं के प्रति तो बोलना मतलब फैशन हो गया कि कोई भी आता है वगैरह। अरे यार, हम पे तुम लोगों ने 1000 साल से अत्याचार किया। यार कमाल की बात है कि 15वीं सदी में सिखिज्म बना, और सिखिज्म हिंदुओं से अलग होकर के बना क्योंकि मुगलों आक्रांताओं से लड़ने के लिए जो राजपूत और ब्राह्मण थे उन्होंने सिखिज्म अपनाया और एक खास खालसा पंथ की स्थापना हुई ताकि इनसे लड़ाई लड़ी जा सके। अत्याचार मुगलों ने किया, मुस्लिमों ने किया, आज मुगलों के ही खालिस्तानी समर्थक चाट रहे हैं और इल्जाम हिंदुओं पे आ रहा है, मतलब बिना सर पैर की बातें। अच्छा, तुम्हें किसान क्या समर्थन कर रहा है करो, खालिस्तान का करना है तो तुम्हारी मर्जी भाई, उसके बारे में हिंदुस्तान की सरकार समझेगी। लेकिन इस बीच में हिंदू माता बहनें और हिंदू धर्म कहां से आ गया, यह मैं बर्दाश्त कर रहा हूं पिछले 8 दिन से। वहां के आंदोलनों में अक्सर हिंदू इज अ फेक रिलीजन, हिंदुइज्म इज अ फेक रिलीजन, हिंदुइज्म को गाली दे रहे हैं, हिंदू की माता बहनों को अब गाली दे रहे हैं। और युवराज सिंह, आप मामूली आदमी नहीं, सॉरी युवराज सिंह, तुम एक मामूली आदमी नहीं हो, तुम युवराज सिंह के पिता हो। युवराज सिंह जिसको पूरे भारत में क्या सिख, क्या हिंदू, क्या मुसलमान सबने आंखों पे बिठाया, अपनी आंखों का तारा बनाया। यही नहीं, युवराज सिंह जब कैंसर जैसी घातक बीमारी से जुड़ा तो इस देश के लाखों हिंदू, मुसलमान, भारतीय लोगों ने युवराज सिंह के जीवन के लिए दुआएं की, मंदिरों में जाके मन्नतें मांगी, और तुम उनकी माता बहनों के लिए इस तरह का अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो। किसान आंदोलन के नाम पे किसान आंदोलन करो, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। वैसे सड़क जाम करना संवैधानिक अधिकार नहीं होता। जो सड़क पे आंदोलन हो रहा है, आपको आंदोलन करना है तो देश भर में आंदोलन के लिए जगह बनी हुई है। शाहीन बाग को लेकर के ऐसा ही स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट दे चुके हैं कि सड़क जाम करने को आंदोलन नहीं कहते हैं। आपको आंदोलन करना है, आप जाओ ना यार रामलीला मैदान में। क्या अन्ना ने सड़क जाम किया था? नहीं किया था। अन्ना ने अगस्त क्रांति की थी, उसमें हम सब जुड़े थे, और अन्ना ने रामलीला मैदान में हम सबको बुलाया था। बेंगलोर के फ्रीडम पार्क में उस वक्त आंदोलन चल रहा था, और मैं उन दिनों सैमसंग कंपनी में काम करता था, एंड आई रिजाइन फ्रॉम सैमसंग, आई रिमेंबर। और हम फ्रीडम पार्क में गए, वहां स्वामी अग्निवेश आया हुआ था। वैसे मैं अग्निवेश का कतई समर्थक नहीं हूं, मगर चूंकि वो कॉज ऐसा था कि अगेंस्ट द करप्शन जुड़ना है, तो मैंने अग्निवेश को नहीं देखा, सैमसंग से रिजाइन किया और मैं सीधे बेंगलोर के फ्रीडम पार्क पहुंचा और वहां पे अगस्त क्रांति में जुड़ गया उस वक्त। उसके बाद कुछ दिनों बाद किरण बेदी आई थी, कुमार विश्वास आए थे। तो आंदोलन का एक तरीका होता है, सिस्टमैटिक तरीका होता है। मुझे याद नहीं आता कि महात्मा गांधी के किसी भी आंदोलन में महात्मा गांधी ने कहा चलो दिल्ली और दिल्ली की मुख्य सड़क को जाम कर दो। दिस इज नॉट द वे। और आप हिंदू माता बहनों को गाली देंगे, सॉरी, तुम हिंदू माता बहनों को गाली दोगे और मैं चुपचाप रहूं, ऐसा नहीं होता। तो युवराज सिंह जैसे आदमी की गिरफ्तारी तो कम से कम एज सून एज पॉसिबल होनी चाहिए। इस वजह से नहीं कि वो किसान के समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं, ना, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं बनता कि तुम हमारी माता बहनों के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करो। अब बात कर लेते हैं जीएचएमसी के चुनाव में, जो हैदराबाद की निकाय चुनाव है। यहां पे लगभग 17 विधानसभा की सीटें हैं और 4 लोकसभा की सीटें आती है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यही नहीं, यह लड़ाई सिर्फ ओवैसी से नहीं थी, यह लड़ाई दरअसल केसीआर से थी, उसकी सत्ता को उखाड़ने की यह लड़ाई है।
किसी भी किले को फतह करने के पहले उसके दरवाजे का मुख्य द्वार तोड़ना होता है। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को ऐसे लड़ी कि जैसे कोई लोकसभा का चुनाव हो, जैसे कोई बहुत बड़ा जीवन मरण का प्रश्न हो। असल प्रश्न वही है, जब तक हम साउथ की तरफ नहीं जाएंगे, अपनी विचारधारा को व्यापक रूप से हिंदुस्तान में नहीं फैलाएंगे, हमारी जीत नहीं हो सकती है। इसीलिए इस चुनाव को लड़ने के लिए तमाम साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया गया, योगी जैसे अस्त्र को भी इस्तेमाल किया गया। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी वहां पे गए थे, होम मिनिस्टर अमित शाह तक गए। इसका कारण यह है कि चुनाव कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जीत मायने रखती है, क्योंकि हारे हुए लोग बोल करके कुछ भी सिस्टम में बदलाव नहीं ला सकते। जब तक आप डेमोक्रेसी में सत्ता पे काबिज नहीं होंगे, आप जीत नहीं सकते। बहुत सारे मीडिया क्रिटिक ने कहा था कि बताइए, बीजेपी इतने बड़े बड़े चेहरों को एक निकाय चुनाव में उतार रही है, क्या यह ठीक है बीजेपी जैसे राष्ट्रीय पार्टी की तरह? तो क्या करें, कांग्रेस के युवराज की तरह बैंकॉक चले जाएं? क्या करें, 2 सीट पे आ जाएं हमेशा की तरह? जीत ही मायने रखती है। कृष्ण भगवान ने भी कहा है, जीतने के लिए अपना सर्वस्व तो आपको झोंकना पड़ेगा, मेहनत लगती है। आज मेहनत की, आप देखिए बंगाल में इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए बीजेपी को कितना वक्त लगा, बहुत ज्यादा टाइम लगा। हम क्यों, हमारे पास अब इतना समय नहीं है, हिंदुस्तान के पास इतना समय नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी जैसी विचारधारा के लिए अब ज्यादा इंतजार कर सके। ये विचारधारा ही भारत की और भारत माता की रक्षा कर सकती है, क्योंकि इसी विचारधारा में नैतिकता है, राष्ट्रवाद है और मौलिकवाद है। ये सभी चीजों का समीकरण अगर कोई है तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की ही एक विचारधारा है, जहां पे कोई पिता का बेटा है इसलिए वो मुख्यमंत्री या फिर पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनता। हैदराबाद में कौन है बीजेपी का? आम तेलंगाना के लोग, आम सीमांध्रा के लोग ही तो बीजेपी से जुड़े हैं, वही तो जीतेंगे। इसी को डेमोक्रेसी बोलते हैं। यहां राहुल गांधी, अखिलेश यादव या फिर तेजस्वी यादव की बात नहीं हो रही है, या केसीआर की बेटी की बात नहीं मैं कर रहा हूं। यही डेमोक्रेसी सेटअप। कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी में परिवारवाद है, नहीं। अगर राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह कार्यकर्ता के दृष्टिकोण से लगातार पार्टी में 20 साल देता है और उसके बाद उसे टिकट मिलता है, तो इसको परिवारवाद नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं दैट पंकज सिंह अर्न्ड टिकट ऑफ एमएलए। 20 साल लगते हैं पंकज सिंह को वो एमएलए का टिकट या एमपी का टिकट लेने के लिए। आपको समझना होगा ये बात, यहां 20 साल नहीं लगते। एक पिता जेल में जाता है और तेजस्वी यादव के पास पूरी की पूरी पार्टी आ जाती है। क्रिकेट से फेल हुए तो यहां आ गए। इसी को कहते हैं, ये फर्क, ये जो गैप है ना बीजेपी का और दूसरों के प्रति, ये आईना दिखाता है कि कौन असल में डेमोक्रेटिक है इस देश में। इस देश में डेमोक्रेटिक सेटअप सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के संघीय ढांचे में है। तो 4 से 47 सीट तक पहुंचने वाली भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम कार्यकर्ताओं को बधाई हो। बंगाल भी फतह करने वाले हैं। बंगाल को लेकर के द अभिषेक तिवारी शो पे एग्जिट पोल अगले 4 से 5 दिन में आ जाएंगे। वहां पे 5 हमारे मित्र पहुंच चुके हैं और बंगाल के बाकी लोगों से मैं संपर्क में हूं। एक बार मैं खुद बंगाल चला जाऊं 1-2 दिन के लिए, उसके बाद हम पहला ओपिनियन पोल देंगे। ये एग्जिट पोल नहीं होगा जब तक हम पूरा बंगाल का भ्रमण नहीं कर लेंगे। ये नोएडा वाला ऑफिस की तरह तो अब मेरा काम नहीं चलता, आपको पता है। और उसके लिए जो फंडिंग की जरूरत है वो लोग तो आप कर ही देते हैं, और मैं हर बार डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे देता हूं। तो अब जो है बंगाल में हमारा टीम जाएगा और बंगाल का ओपिनियन पोल और बंगाल का सबसे सटीक एग्जिट पोल, जैसा कि हम लोगों ने बिहार में दिया था, वैसे ही देंगे। वैसे मैं एक बात बता दूं, इस वक्त अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं एक मोटा मोटी कि बंगाल में क्या होने जा रहा है, तो मैं ये बता दूं कि बंगाल में फिलहाल ओवैसी की एंट्री ने ममता बनर्जी की नींद उड़ा दी है। पर मैं उन 65 सीटों पे एक बार जाकर के स्वयं विजिट करना चाहता हूं कि ओवैसी के लिए क्या माइंडसेट है वहां के एम फैक्टर्स में। उसके बाद हम बात कर पाएंगे, सही ओपिनियन पोल दे पाएंगे। बाकी नोएडा ऑफिस में बैठ के या फिर बिहार में मैं यहीं बैठ करके आपको ओपिनियन पोल दे दूं, उसका कोई मतलब नहीं है। आप लोगों के साथ धोखाधड़ी होगी। जय श्री राम दोस्त।